382 के टारगेट के लिए। ओके, उमंग सेठी का सवाल है, उमंग सेठ का सवाल है, मुंजाल ऑटो पे, मुंजाल ऑटो के शेयर्स है उनके पास जिन्होंने 132 रुपए में खरीदे हैं, आपसे जानना चाहते हैं क्या करें। मुंजाल ऑटो ब्रेकआउट आया था 87 पे, ऊपर गया 112-13 रुपए तक और वापस 87 आया है। अगर 2-3 हफ्ते यहाँ पे कंसोलिडेट कर लेता है तो मोस्ट लाइकली ये हायर लो बन जाएगा और ये स्टॉक 140 की तरफ बढ़ेगा। तो अगले 2-3 हफ्ते इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में भी आ रहा है। अगर ये झेल जाता है तो फिर ये 140 के लिए एकदम आराम से तैयार हो जाएगा। मिश्रा जी सवाल पूछते हैं कि अंशुल सर, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी में 1050 का टारगेट दिया था आपने, क्या टारगेट इंटैक्ट है या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए? देखिए, टारगेट बना ही नहीं। टारगेट तब बनता है जब 870-50 के ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन करता है। ये बार बार इंट्राडे उसके ऊपर गया और क्लोजिंग में नीचे आ गया और ये अति उतावले जो वेट नहीं करते हैं कंफर्मेशन की, वो जो ट्रैप हुए हैं उनकी लॉन्ग लिक्विडेशन में नीचे आना था। 771 तक आ चुका है। अब यहां से 750 के नीचे क्लोज करता है तो फर्दर डाउन साइड मिलेगी 665 तक। अगर ये लेवल प्रोटेक्ट हो जाता है 770-750 की जोन, तो ये सेकंड अटेम्प्ट मारेगा 870-50 के ब्रेकआउट की, जिसमें मोस्ट लाइकली रिटेलर्स नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस समय ब्रेकआउट सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी है। फिलहाल ब्रेकआउट बना ही नहीं था। ओके, मोनू जी का सवाल है, पूछते हैं पीपीएल फार्मा के बारे में। 210 के भाव पे उन्होंने एक्यूमुलेट किया है, आपसे जानना चाहते हैं एग्जिट करें या फिर बने रहें। देखिए, पीपीएल फार्मा में राइट साइड में ठीक ठाक वॉल्यूम डेवलप हुआ है। शांति से पकड़े रहिए, साल 1.5 साल 2 साल के लिए 400 रुपए मिल जाएगा, वहां पे बेच लीजिएगा। एक और सवाल है जिसमें नाम नहीं लिखा उन्होंने, एनएमडीसी स्टील, एनएमडीसी स्टील में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? बिल्कुल करना चाहिए। 42.95 का लेवल बार बार प्रोटेक्ट हो रहा है। आज की डिप भी आपको मिल रही है, लेकिन तभी एंटर करना चाहिए जब आप रिस्क टेकर हैं, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इतना डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि कई बार ब्रेकआउट मार्केट प्रेशर में भी फेल होते हैं। तो मार्केट गिर रहा है और ये ब्रेकआउट दे रहा है, पॉसिबिलिटी है साइडवेज चला जाएगा, एक पॉसिबिलिटी है फेल भी हो सकता है। तो अगर वो रिस्क एक्सेप्टेड है तो करीब 41 का सपोर्ट है, 40 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, 42.95 पे बाई कर लीजिए। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आराम से आपको समवेयर अराउंड 55-56 तो आराम से मिलेगा और वैसे लग रहा है कि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई जाएगा। ओके, अगला सवाल है, फिर नाम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है जियो फाइनेंशियल के बारे में। उन्होंने 230 के लेवल पे एक्यूमुलेट किए हैं ये स्टॉक्स। व्हेन वुड बी द राइट टाइम टू एवरेज फर्दर? पूछते हैं कि क्या एवरेजिंग किन लेवल्स पे करनी चाहिए? देखिए, जियो फाइनेंस 310.90 वापस से रिजेक्ट किया है, तो 281-30 का जो डिमांड जोन है वो टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी है। उस जोन में वापस से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। लगभग जैसा मैंने कहा था, टाइम वाइज कंसोलिडेशन अभी पूरी नहीं हुई है, तो लगभग मिड ऑफ द रेंज रिजेक्ट हुआ है, तो लोअर एंड ऑफ द रेंज 281 मिल सकता है। टाइम वाइज करेक्शन, ये मेरे को याद है, मैं जून से बोलते आ रहा हूं कि साल भर लग सकता है स्टॉक में। अभी तो 3-4 महीना निकला है और रिलायंस पे भी जब ब्रेकआउट आया था, मैं इसीलिए बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था कि रिलायंस चलेगा। आप देखिए, वहीं के वहीं आस ही पास घूम रहा है रिलायंस। तो टाइम वाइज करेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है। रिलायंस चल भी जाता है तो खोने के लिए मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद स्टॉक वर्टिकल चलना चाहिए। इतना थका चलेगा तो रोज फ्रस्ट्रेट करेगा। अगर आ भी जाता है 1597 का ऑल टाइम हाई रिलायंस में, तो कोई बहुत मेरा लूज नहीं होगा, क्योंकि इतना तो पेशेंस ही नहीं रहेगा मेरे पास कि मैं रख सकूं। तो सर, आपकी अभी टाइम वाइज करेक्शन नहीं पूरा हुआ। सर, अगर आपकी निफ्टी को देखें तो आज 2 ही स्टॉक्स ने बचाया हुआ है निफ्टी को। एक तो रिलायंस जिसमें 1.25% का इजाफा देखने को मिल रहा है, और दूसरा एशियन पेंट्स जहां थोड़ी बहुत मोमेंटम है जो बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, 2 और स्टॉक्स है जहां पे अच्छा वेटेज के हिसाब से है। M&M में अच्छी तेज़ी है 2% की, और इंडिगो 1.25% ऊपर है, लेकिन रिलायंस जो है वो निफ्टी को आज संभाले हुए हैं थोड़ा बहुत। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है ईश्वर जी का। वो पूछते हैं, सर बैंक निफ्टी वीवैप के नीचे क्लोज करे तो अपना सब प्रॉफिट बुक कर कैश पर बैठ जाना चाहिए? वीवैप कौन सा वीवैप? इंट्राडे वीवैप है तो रोज बदलता रहता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, क्या कौन सा वीवैप? तो कुछ लिखा अधूरे नहीं सवाल है। पे अधूरा ही जवाब मिलेगा, जो कि गलत रहेगा इन टर्म्स ऑफ, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में पूछ रहे हैं, क्योंकि पैसा लगता है। तो पहले सवाल क्लैरिफाई कीजिए, सही कीजिए, सवाल क्या है। ओके,
तो ईश्वर जी अपना सवाल प्लीज़ दोबारा भेज दीजिए कि कौन से वीवैप, जैसे कि अंशुल ने पूछा है आपसे। आज बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हो गए अंशुल, राइट? विजय जी, पिछले मतलब 4-5 दिन से मैडम मैं एक सवाल का बार बार जवाब दे रहा हूँ, जागरण पे नहीं शायद डिस्कस हुआ है कि जो ये एक सवाल आता है, मतलब मेरा इरिटेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मेरे को एक व्हाट्सएप आया कि मेरा बहुत लॉस हो रहा है फलाने शेयर में। मतलब सर बहुत लॉस कैसे होगा, जब 1% ऑफ द रिस्क ही ली जाती है किसी भी ट्रेड पे, तो बहुत लॉस होने की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब 2% ऑफ द कैपिटल तो मेरे लिए बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो बहुत लॉस कैसे होता है? तो बोले मैं फलाना शेयर लिया था। मतलब भाई स्टॉप लॉस क्या था, याद नहीं है, आप बताइए। मतलब जब आपको स्टॉप लॉस याद नहीं है तो आपने क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट की, और क्वांटिटी नहीं कैलकुलेट की तो आपने लिया कैसे? नहीं, मैंने तो बस टारगेट सुन के ले लिया था। तो अगर यही करते रहेंगे तो जेन स्ट्रीट 40,000 करोड़ ने 4 लाख करोड़ भी मार्केट से ले जाएगी और आप ही लोग देंगे। तो हमेशा पहले स्टॉप लॉस नहीं पता, जब स्टॉप लॉस नहीं पता तो आपको रिस्क नहीं पता, जब आपको रिस्क नहीं पता तो रिस्क पर ट्रेड नहीं पता, जब रिस्क पर ट्रेड नहीं पता तो क्वांटिटी नहीं पता। अगर ये सब चीजें नहीं पता है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप सट्टा कर रहे हैं। महाभारत काल से सट्टे का अंत एक ही हुआ है, आपका भी वही होगा। तो सबसे पहले क्वांटिटी कैलकुलेटर सीखिए कि क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। हर प्लेटफॉर्म पे बता दिया हूं, यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूं। बाई प्राइस माइनस स्टॉप लॉस प्राइस, जो डिफरेंस आएगा उसको 1% ऑफ योर कैपिटल से डिवाइड कीजिए, क्वांटिटी मिलेगी कि अगर स्टॉप लॉस कटा तो 1% ऑफ योर कैपिटल जाएगा इतनी क्वांटिटी लेने पे। अंधाधुंध मेरे मन में आया कि ये क्वांटिटी ले ली, वो क्वांटिटी ले ली, ये सट्टा है। सट्टे का अंत एक ही है, चाहे आप रिलायंस ले लें, चाहे आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ले लें, चाहे पीपीएल फार्मा ले लें, आप कुछ भी ले लें, आपका अंत एक ही होगा, वो है लॉस। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क की अप्रोच से नहीं ट्रेड कर रहे हैं, आप सट्टा कर रहे हैं और सट्टे में लॉस ही होना है। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल जो है वो है सद्दाम हुसैन जी का। वो पूछते हैं मोरपन लैब 56 रुपीज़, अमरा राजा बैटरीज 994 रुपीज़, ये दोनों पे क्या कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। मोपन लैब खराब लग रहा है। 54.89 पे भी हमने रिकमेंड किया था ब्रेकडाउन पे भी कि बेच दीजिए, और पुल बैक पे भी रिकमेंड किया था बेच दीजिए। 42.6 आते हुए दिख रहा है। स्टॉक में पिछले 3 क्वार्टर से प्रॉफिटेबल है कंपनी, लेकिन ईपीएस टी ग्रोथ है, और मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप में जब तक ईपीएस ग्रोथ नहीं आती है तो माइक्रो कैप में आएगा। जब तक ईपीएस ग्रोथ नहीं आती, जैसे विलियम ओनील कहता है 25% की कम से कम ईपीएस ग्रोथ होनी चाहिए, जब तक वो नहीं आती है तब तक स्टॉक का चलना बहुत मुश्किल है। तो जब तक 1-2 क्वार्टर 25% के आसपास की ईपीएस ग्रोथ ना आ जाए, स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। 42.6 टेस्ट हो सकता है। ओके। प्रवीण कुमार का सवाल है माफ कीजिएगा। ब्लू स्टोन ज्वेलरी 720 पर लिया है, इन्फीबीम 19 रुपीज़ 45 पे लिया है, एशियन टाइल 66 रुपीज़ 28 पैसा पे लिया है, अडानी एनर्जी 990 पे लिया है। लॉस बुक करके निकल जाऊं या होल्ड करूं? देखिए अदानी एनर्जी तो मेरे को नहीं लगता कोई लॉस बुक करने की जरूरत है, बल्कि ऑन द डिप्स एवरेज करते चलेंगे। अदानी ग्रुप्स में जब जब टाइमिंग करने जाएंगे वो आपको पैसा नहीं कमाने देगा। तो अदानी ग्रुप केवल एक ही चीज होती है कि अगर ले लिया है तो कीप एक्यूमुलेटिंग ऑन द डाउन साइड, और जिस दिन वर्टिकल मूव आए अपना पूरा पैसा निकाल के बाहर हो जाइए। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन तो मेरे को अभी भी 970, 955, 975 जोन में ब्रेकआउट है, उसी जोन में चल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एशियन टाइल्स ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है 65.9, इसमें आपका स्टॉप लॉस बनता है अभी 61.6, उसके नीचे एग्जिट करना चाहिए। और ब्लू स्टोन में तो एग्जिट की सलाह लगभग, मतलब बाई तो हमने दी नहीं थी, लेकिन जिसके पास था आईपीओ बेस ब्रेकआउट फेल हुआ था 28 अक्टूबर को 707.80 के नीचे क्लोज होने पे। तो जब तक उसका हाई 739.45 नहीं क्रॉस होता है कोई बाइंग नहीं बनेगी, और आज फॉलो थ्रू सेलिंग मिली है। इसको आप कर दीजिए खाली 1 मंथ का चार्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 707.80 का जो स्विंग हाई था, 1 मंथ में नहीं आ रहा, 6 मंथ्स में आएगा। 707.80 का जो स्विंग हाई था 9 सितंबर का, उसके ऊपर आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया, 28 अक्टूबर को फेल हुआ, और आज उसकी फॉलो थ्रू सेलिंग आ रही है। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है स्वप्ना रेड्डी का। वो पूछती हैं आईओसी के बारे में। 500 शेयर है उनके पास, 150 रुपये में खरीदा है 150 में, क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस और टारगेट पूछ रही हैं आपसे। देखिए रेजिस्टेंस के पास है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए।
ये 168 174 इसके लिए रेजिस्टेंस जोन है और उसके जस्ट सर पे फिर 183 84 भी खड़ा है। पहले ये 186 का लेवल था, लेकिन डिविडेंड एडजस्ट होने के बाद 184 90 का हो गया है। तो ये 168 से 184 90 में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं वीकली पे। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो बुक कर लीजिए, जो मेरी सलाह नहीं है, क्योंकि शायद ये पुल बैक ना दे, शायद ये कंसोलिडेशन करने लगे या धीरे धीरे इंचिंग अप करे। बट जो भी करे, जाना इसको ऊपर है, पुल बैक लेके जाए, साइडवेज होके जाए या धीरे धीरे ऊपर चला जाए, जाना इसको लास्ट में 215 240 है। तो ज्यादा ऊपर नीचे करने से अच्छा है शांति से इसको डीमैट में डाल के भूल जाइए कि आपके पास कोई शेयर है। ओके अनुज जी पूछते हैं कि मेरे पास 2300 में एशियन पेंट्स पड़े हुए हैं, मैं मुनाफा वसूल लूं अभी 300 रुपए का फायदा हो रहा है पर शेयर का, या फिर नेक्स्ट 1 साल के लिए बना रहा हूं? देखिए, अगर ट्रेडर हैं तो 2570 का आज का लो है 2560 और 2570 का ब्रेकआउट पॉइंट है। तो 2560 का स्टॉप लॉस अगर ले सकते हैं तो होल्ड करना चाहिए, नहीं ले सकते हैं तो बुक ही कर लीजिए। अगर ले सकते हैं तो 2732 रुपए मिलने की पॉसिबिलिटी है फॉर ट्रेडर। और अगर इन्वेस्टर हैं तो 1 साल तो नहीं, लेकिन 1.5-2 साल लग सकता है, ऑल टाइम हाई आराम से दिखा देगा। योगेश जी का सवाल है, वो पूछते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 180 शेयर्स हैं उनके पास, 519 के लेवल पे लिए हैं, इसमें क्या करूं, होल्ड करूं या एग्जिट? प्लीज अपनी सलाह देने की कृपा करें। देखिए, पहले एक ब्रेकआउट फेल हुआ 30 सितंबर, फिर सेकंड अटेम्प्ट ब्रेकआउट फेल हुआ 20 अक्टूबर, और आज उसकी फ्लश सेलिंग आ रही है जो 491 तक जा सकती है। 491 अगर टूटा तो ये पूरा 242 दिन का जो कपनेडल पैटर्न गैप के साथ ब्रेकआउट आया था ये फेल होगा। और चूंकि गैप से ब्रेकआउट था तो इसमें कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन भी जरूर होगा। तो अगर 491 टूटा तो इंस्टीट्यूशन का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और उनकी सेलिंग आना स्टार्ट होगी। अगर वो आती है तो 450 से 430 के बीच में टारगेट रहेगा। तो हर कीमत पे 490 आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। टाइटन पे क्या करना चाहिए अंशुल? देखिए, टाइटन ऑल टाइम हाई हमने डिस्कस किया था 3050 से, जो ऑलमोस्ट हिट कर रहा है। मैं अगर इन्वेस्टर होता तो मैं शांति से बैठा रहता 4200 रुपए के लिए। अगला सवाल है प्रियंका जी का, वो पूछती हैं एनएफएल के बारे में। एनएफएल में वेट करें या निकल जाएं? देखिए, सीजन इनका खत्म हो गया, ऊपर से दीपक फर्टिलाइजर में खराब, मतलब लीडर में ही खराब चीजें आ रही हैं, तो बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है। स्टॉक मोस्ट लाइकली साइडवेज ही रहेगा, नीचे 89, ऊपर 102। तो पैसे बनने की पॉसिबिलिटी कम है, ऊपर से मार्केट भी वीक हो रहा है। तो बेटर है, अगर कैश पे बैठ सकते हैं कुछ समय तो कैश पे बैठ जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, टू बी ट्रू, इक्विटी में स्पेशली माइक्रो कैप और स्मॉल कैप स्पेस में 7 से 8 पोजीशन में आज एक साथ स्टॉप लॉस जा रहा है। और हिस्टोरिकली मैंने इसको 2016-17 से डेटा रीड किया है, जब भी आपकी ट्रेलिंग पोजीशंस पे 7-8 स्टॉप लॉस एक साथ कटते हैं, ये पहला सिग्नेचर होता है कि आपको माइक्रो कैप और स्मॉल कैप स्पेस को तलाक दे देना है। इसको कम से कम 2-3 महीने छोड़ दीजिए। अगर आप लगे रहेंगे तो एक ही चीज होगी, लॉस। तो 2-3 महीने के लिए, अगर आज जिस हिसाब से क्लोजिंग आ रही है, अगर ये 7-8 स्टॉप एक साथ करते हैं तो ये पहला इंडिकेशन है कि जो मूव स्टार्ट हुई थी हम उसके फैग एंड पे हैं। यहाँ से अब करेक्शन स्टार्ट होगा, करेक्शन में जो जिंदा रहेगा वो अगली तेजी में फिर पैसा कमाएगा। तो स्टार्टिंग 20% और आखिरी 20%, स्टार्टिंग 20 में आपको पैसा नहीं मिलता है क्योंकि आप वॉच लिस्ट बिल्डिंग में होते हो, आखिरी 20% में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस देके अपनी कैश पे खड़े होते हो। तो मोस्ट लाइकली ये कैश पे खड़े होने का प्राइमा फेसी इंडिकेशन दिखने लगा है। आप कितने कैश पे हो अंशुल? मैं लगभग, अगर आज स्टॉप लॉसेस कटे तो 60 से 70% कैश पे आ जाऊंगा। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बाइट है आपकी, आप 70% कैश पे आओगे, दैट मींस मोस्टली मेजरली आउट ऑफ द मैं तो मार्केट। मेरे कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा ही लॉस खाएंगे। आइडिया को कॉपी करके डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे। क्योंकि मैं आज निकला हूं और मेरे को लगा कि मैं गलत प्रूव हुआ हूं मिड कैप स्मॉल कैप में, मैं कल महंगे भाव में री एंटर करने में कभी संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है मार्केट रोज ही खुला है, अपॉर्चुनिटी रोज ही मिलनी है। कोई ये आखिरी शेयर, आखिरी स्टॉक या आखिरी ब्रेकआउट थोड़ी है। मैं अगर जिंदा रह गया तो मैं पैसा कमा लूंगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है बिट्टू कुमार का, वो पूछते हैं जमुना ऑटो के बारे में और थॉमस कुक के बारे में। जानना चाहते हैं क्या इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए?
जमुना ऑटो नहीं, जमुना ऑटो एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए। ऊपर से सामने रिजल्ट खड़ा है और मिड कैप स्मॉल कैप के रिजल्ट तो वैसे भी खराब आ रहे हैं, तो मेरे को नहीं लग रहा कि एक्यूमुलेट करना चाहिए। इस स्टॉक में वैसे भी आज 92.83 का सपोर्ट टूट रहा है, अगर ये टूट के क्लोज होता है तो 87 और 81 ये दो टारगेट मिलेंगे। एक सिंपल कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में हाईटेक पाइप है, 6 हफ्ते की 7 हफ्ते की टाइटनेस और 6 हफ्ते की रेंज कंसोलिडेशन के बाद इस हफ्ते में बैठा था कि 118 रुपए पार हो तो मैं ऐड करूंगा अपना हाईटेक पाइप को, जो 66% पोजीशन मैंने बेच दी थी, प्रॉफिट बुक कर ली थी, 33% मेरे पास माल है, इसको ऐड करना था। लेकिन आप देखिए कि रिजल्ट आया और रिजल्ट खराब आया, वर्टिकल डाउन मूव दे दिया, कितना 6% नीचे है, तो मैं शायद इसको बेच के आज निकल भी जाऊंगा, 100% क्वांटिटी खाली कर लूंगा। तो गलत प्रूव होना मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही प्रूव होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट मेरी कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। करेक्ट। अश्विनी गुजराल, जिनको हम लोग ताऊजी बोलते थे प्यार से, वो हमेशा एक चीज कहते थे कि अगर व्यू गलत है, सौदा गलत पड़ा है, तो ईगो में पड़ने की जगह अपनी कैपिटल से प्यार करो, पहले सौदे से बाहर हो, बाद में बैठ के देखेंगे क्या सही क्या गलत।